हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभदीप और मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज़ अमालगमेशन और अमालगमेशन ऑफ कंपनीज अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या जर्नल एंट्रीज आपको इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी आपको पास करना होगा व्हेन यू नीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द वेंडर कंपनी। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेंडर कंपनी कौन है और परचेजिंग कंपनी कौन है। तो दोस्तों, जब एमालगमेशन होता है तो एक कंपनी अपने सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है टू अनदर कंपनी। जो कंपनी उसका बिजनेस को खरीद रहा होता है उसको हम लोग परचेजिंग कंपनी या फिर ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं, और जो कंपनी बिक रहा होता है, जिसका बिजनेस बंद हो रहा होता है, उसको हम लोग वेंडर कंपनी या ट्रांसफर कंपनी बोलते हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेंडर कंपनी अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो उसको बंद करना होगा, क्योंकि उसका जो बिजनेस है उसको तो शट डाउन करना पड़ेगा। तो बिजनेस को शट डाउन करते समय उसको क्या क्या, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते समय उसको क्या क्या जर्नल एंट्रीज उसको पास करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो जर्नल एंट्रीज है इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। व्हाई? बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अप्लाइज ओनली व्हेन यू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, मतलब परचेजिंग कंपनी के लिए वो एप्लीकेबल है। तो परचेज जो कंपनी को खरीदा जा रहा है, जो बिक रहा है वेंडर कंपनी के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कुछ प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है, कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को अपना कॉमन सेंस, अपना नॉर्मल जो नॉलेज है उसको यूज़ करके हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि जब भी कोई बिजनेस बंद किया जाता है तो हमें एक स्पेशल अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे एसेट्स, ठीक है, बैलेंस शीट में जो अपीयर कर रहा है ऑन द डेट ऑफ द अमालगमेशन, उन सारे एसेट्स को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और साथ ही सारे लायबिलिटीज को भी हम लोग एक एक करके ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो ट्रांसफर होगा ये बुक वैल्यू पे होगा। बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो फिगर्स आप क्लियर कर रहे हैं उन फिगर्स पे हम लोग उसको क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द वेंडर कंपनी टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला जो सिचुएशन है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को ट्रांसफर करते समय हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट्स अकाउंट को एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे। जैसे लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, उसके बाद गुडविल हो गया, उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया। तो सारे जो जो एसेट्स हैं वो एक एक करके हम लोग उसको क्रेडिट करते जाएंगे। इसके पीछे लॉजिक बहुत ही सिंपल है। एसेट्स हैव गॉट अ डेबिट बैलेंस, तो अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको हटाना है, उसको निकालना है, तो डेबिट का उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि आपको एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एसेट्स को आपने क्रेडिट किया इसी वजह से, ठीक है, और आप डेबिट किसको करोगे, आप डेबिट कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट को। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से निकालने के लिए हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट करने से वो रिमूव होगा और मुझे डेबिट किसको करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देना पड़ेगा। तो बीइंग वेरियस एसेट्स ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक उसी तरीके से सारे जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उसको भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आप लोग जानते हो कि लायबिलिटीज दो किस्म के होते हैं कंपनीज का। एक होता है इंटरनल लायबिलिटीज और दूसरा होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज रेफर टू द शेयर होल्डर्स फंड्स, यानी कि शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ठीक है, कोई भी फंड वगैरह रहेगा, ठीक है, रिजर्व फंड वगैरह रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस बैलेंस रहेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रहेगा। तो ये सारे जो रिजर्व्स हैं दे बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स, ये सारे शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं। तो इन सारे रिजर्व्स को, इन सारे सरप्लसेस को हम लोग शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हम लोग उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर होगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आता है डिबेंचर्स, एक्सटर्नल लायबिलिटीज में आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज सच एज
लोन्स टेकन फ्रॉम द टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। करंट लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होगा दोस्तों। करंट लायबिलिटीज विल इंक्लूड सन्ड्री क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज विल इंक्लूड बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज विल आल्सो इंक्लूड बिल्स पेएबल, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रेड पेएबल्स नेचर के जितने भी होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे इस जर्नल एंट्री के जरिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जर्नल एंट्री को अगर इलैबोरेट किया जाए तो इस जर्नल एंट्री का पूरा फॉर्म आपको ऐसा दिखेगा। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, जो भी परसेंटेज रहेगा डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का उसको साथ में लिखिएगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर्स है तो आप ऐसे लिखिएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बदले में 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये सारे लायबिलिटीज को आप एक एक करके डेबिट करते जाओगे और क्रेडिट किसको करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को। इसके पीछे का लॉजिक भी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि लायबिलिटीज हैव गॉट अ क्रेडिट बैलेंस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते समय उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट से निकालना है, तो हमें उसको अपोजिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट के अपोजिट क्या होगा, डेबिट होगा। तो दैट इज वाई लायबिलिटीज को हम लोग डेबिट किए और रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दे रहे हैं। बीइंग एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब जैसे मैंने बोला था कि जितने भी इंटरनल लायबिलिटीज हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड फंड्स, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस बैलेंस, ये सारे के सारे बैलेंसेस हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, क्योंकि ये राइटफुली इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इसके पीछे का भी लॉजिक एकदम सिंपल सा है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जैसे एक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ठीक उस तरीके से ये जितने भी इंटरनल लायबिलिटीज हैं उसका भी नेचर क्रेडिट नेचर का होता है, मतलब उसका भी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको उसको भी डेबिट करना है और ट्रांसफर करते समय आप रियलाइजेशन में मत ट्रांसफर करो, इसको ट्रांसफर कर देना है इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री का नरेशन हो जाएगा बीइंग वेरियस आइटम्स ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको पैसा लेना है, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट लेना है, ठीक है। आप वेंडर कंपनी हो, आपको पैसा लेना है किससे, ट्रांसफरी कंपनी से, यानी कि परचेजिंग कंपनी से। उसको बोलना है भाई तुम मेरा एसेट्स ले रहे हो, ठीक है, तो तुम बदले में हमको क्या करो, जो परचेज कंसिडरेशन है वो दो। तो ये चीज जैसे ही ड्यू होगा, जैसे ही परचेज कंसिडरेशन ड्यू होगा, तो आपको क्या करना है, ट्रांसफरी कंपनी को अपना डेटर बना देना है। डेटर्स हैव गॉट अ डेबिट बैलेंस, तो इसीलिए ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट हो जाएगा डेबिट और आप इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दो वापस से रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बीइंग परचेज कंसिडरेशन ड्यू। इसके बाद जैसे ही ट्रांसफरी कंपनी आपको पेमेंट करेगा, ठीक है, जो भी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेगा आपको उसको डेबिट कर देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है। तो इसीलिए आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। दोस्तों मैंने शेयर्स का एग्जांपल इसलिए लिया बिकॉज आपको पता है कि परचेज कंसिडरेशन करोड़ों रुपया का होता है, तो इतना हेवी अमाउंट जनरली कैश में कोई देता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो कंपनीज क्या करते हैं, अपना शेयर्स बांट देते हैं। तो जब शेयर्स आ रहा है इसीलिए मैंने शेयर्स लिखा। अगर कुछ कैश दिया जाएगा परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में, तो हम लोग शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, एनी अदर एसेट्स डेबिट करेंगे, जो भी परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे। और ट्रांसफरी कंपनी दे रहा है, ट्रांसफरी कंपनी बिकम्स द गिवर, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव। अब परचेज कंसिडरेशन रिसीव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू शेयर होल्डर्स, बिकॉज राइटफुली ये पैसा किसको बिलोंग करता है, ये हमारे शेयर होल्डर्स को बिलोंग करता है। तो हम लोगों का जर्नल एंट्री यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी।
अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कुछ पेमेंट मिल रहा है तो हम लोग प्रेफर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट साथ में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ट्रांसफर कंपनी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, हो सकता है कि आपके पास कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और कुछ फिक्टिशियस एसेट्स बच गए। तो अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स बच गए होंगे तो इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसको भी, सिंस जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिक्टिशियस एसेट्स है उसका डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करके आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अदर फिक्टिशियस एसेट्स है जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है उसको, तो वो सारे चीजों को क्रेडिट किया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीइंग आइटम्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब ये सब कुछ करने के बाद आप देखिएगा कि शेयर होल्डर अकाउंट में कोई बैलेंस जनरली नहीं बचेगा। अगर शेयर होल्डर अकाउंट में कुछ भी बैलेंस बचेगा तो आप लेजर बना लेना इक्विटी शेयर होल्डर का। अगर क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स अ लॉस, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस लॉस को आपको लिखना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट करके शो करना है। और अगर डेबिट साइड में कुछ बैलेंस आ रहा है तो इट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉफिट, बिकॉज क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तभी तो डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है। तो आपको उस प्रॉफिट को भी आपको कंप्लीट करना है थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको डेबिट साइड में लिख देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सारा का सारा अकाउंट्स हम लोगों का कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अच्छा, बाय द वे, ये जो जर्नल एंट्रीज है ये हर केस में ये एप्लीकेबल है, ठीक है। आप मैंने जैसे बोला था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये हर केस में ये लागू होगा, इवन इफ अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर और इवन इफ अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही रखेंगे। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू।